हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछली क्लास में हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर को स्टार्ट किया था। उसके जुड़े हमने सारे कंसेप्ट्स को देखा, क्या लाइफ प्रोसेस होता है, उसके क्या पार्ट्स हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। हमने न्यूट्रिशन के पार्ट्स को समझा। आज हम उसके आगे की चीज़ों को समझते हैं। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉड्यूलस। तो देखो, आज स्टार्टिंग हम करते हैं स्टोमेटा से। स्टोमेटा सभी ने छोटी क्लासों में पढ़ा ही होगा। स्टोमेटा क्या होता है? एक स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। कहाँ पर? लीव्स में होते हैं, प्लांट के लीव्स में। मतलब ये जो है हमारा ये लीफ है मान लो, तो इस लीफ में ऐसे छोटे 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 बहुत सारे पोर्स होते हैं। इनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा से करते क्या है वो? स्टोमेटा से कोई भी प्लांट जो है वो ब्रीथिंग प्रोसेस को, मतलब इनहेल और एक्सहेल की प्रोसेस को पूरा करता है। ठीक है, तो स्टोमेटा का काम क्या है? एयर लेना और एयर को वापस छोड़ना। ठीक है, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट। मतलब जैसे हम कोई ह्यूमन बीइंग या कोई एनिमल है वो नोज से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करता है, वैसे वही काम प्लांट में कौन करता है? स्टोमेटा करता है। पर जरूरी नहीं है कि किसी भी प्लांट में केवल स्टोमेटा से ही कोई प्लांट ब्रीथ करे। प्लांट स्टोमेटा से मैक्सिमम गैस एक्सचेंज करता है, पर वो गैस एक्सचेंज के लिए रूट्स, स्टेम्स, इन सब से भी, स्टेम्स के लेंटिकल्स होते हैं, रूट के रूट हेयर्स होते हैं, इन सब से भी गैसेस एक्सचेंज करता है। पर मेन जो वो करता है वो स्टोमेटा से करता है। तो इसमें स्टोमेटा का डायग्राम आपसे पूछा जाएगा। डायग्राम देखो आप, देखो डायग्राम में ये जो आपका पोर है बीच में, ये जो बीच में पोर है ये आपका स्टोमेटल पोर है। इधर एपिडर्मल सेल्स बना देते हैं हम पहले। देखो ये आपका स्टोमेटा का डायग्राम है, बेसिक सा डायग्राम है। कई बार ये आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है कि स्टोमेटा का डायग्राम बनाओ। ठीक है, तो स्टोमेटा का डायग्राम अगर आप देखो तो ये जो बीच में आपका पोर है, ये जो एरिया है ये आपका स्टोमेटल पोर है। ये आपका स्टोमेटल पोर है, मतलब यही वो जगह है जहां से एयर अंदर जाएगी और यहां से एयर वापस बाहर आएगी। तो प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। तो इस जगह से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर आता है। ठीक है, तो ये स्टोमेटल पोर की कहानी होगी। अब स्टोमेटल पोर के आप दोनों साइड देखो तो ऐसे बीन शेप्ड दो आपको दिखेगा। स्टोमेटल पोर के दोनों साइड पर ऐसे बीन शेप्ड आपको दिखेगा। ये जो बीन शेप्ड होते हैं इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। बीन शेप्ड को हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल्स का देखो ऐसे याद रखो आप कि गार्ड अगर किसी हम सोसाइटी में रखते हैं, कोई भी गार्ड रखते हैं, तो गार्ड का काम क्या होता है? कोई आया तो गेट को खोल देना, कोई गया तो वापस उसको गेट को बंद कर देना। तो यहाँ पर इसका नाम गार्ड क्यों है? क्योंकि ये स्टोमेटा के पोर को बंद करता है और फिर वापस खोल देता है, बंद करता है और फिर वापस खोल देता है। मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड जाना है अंदर तब वो खोल देगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाना होगा तो वापस बंद कर देगा। तो गार्ड सेल्स का काम क्या होगा? जैसे नॉर्मली गार्ड का काम होता है पोर को ओपन करना और पोर को बंद करना, पोर को ओपन करना और पोर को बंद करना। तो गार्ड सेल्स का काम होता है स्टोमेटल पोर को क्लोज और ओपन करते रहना। क्लियर? तो गार्ड सेल्स का क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहां पर ये आपको एपिडर्मल सेल्स दिखेंगे, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। इसमें यहां पर ये जो आपको सर्कल सर्कल से दिख रहे हैं ये आपके क्लोरोप्लास्ट हैं। खाना यहीं पे बनेगा, प्लांट के अंदर खाना यहीं पे बनेगा। ये आपका क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, खाना यहीं बनेगा। इसके बाद ये जो आपका बीच में गार्ड सेल्स का दिखता है इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। क्लियर है? तो गार्ड सेल्स के बीच में जो दिखेगा आपको ये न्यूक्लियस होता है, ये क्लोरोप्लास्ट है और ये बगल में एपिडर्मल सेल्स हैं। क्लियर? अब यहां पर देखो एक चीज और आती है कि गार्ड सेल्स ओपन और क्लोज करता है, पर उसको कैसे पता चलेगा कि प्लांट को एयर लेना है और प्लांट को एयर छोड़ना है? तो गार्ड सेल्स में क्या होता है? देखो, जब कोई हम प्लांट को वो देते हैं, वाटर कर देते हैं,
तो प्लांट वाटर कहाँ से लेता है? रूट से ले लेता है। रूट से प्लांट मतलब रूट से वाटर लेने के बाद सारे वाटर को वो कहाँ भेज देता है? लीव्स में भेज देता है। क्लियर? रूट से वाटर एब्जॉर्ब किया और फिर वहां से वाटर को सारे लीव्स में भेज दिया। लीव्स में जब वाटर जाएगा तो वो कौन से पोर्शन में जाता है? गार्ड सेल्स में आता है। ठीक है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट यही है तो खाना तो यहीं बनेगा, तो पानी भी यहीं भेज देते हैं कि लो भाई पानी लो, खाना बना लेना आप। तो सारा वाटर किस में आता है? गार्ड सेल्स में। ऐसे गार्ड सेल्स क्या रहते हैं? श्रिंक रहते हैं, पिचके हुए रहते हैं। पर जैसे जैसे उनमें पानी भरता जाता है, गार्ड सेल्स में पानी भर रहा है तो स्वेल होते हैं धीरे धीरे। ठीक है, when water comes in guard cells, it swells. जब गार्ड सेल्स में पानी आता है तो ऐसे गार्ड सेल्स ना अभी बंद है, जैसे जैसे पानी आता जाएगा गार्ड सेल्स स्वेल होते जाएंगे। स्वेल होगा तो धीरे धीरे वो पोर को ओपन कर देंगे। ठीक है, पोर को ओपन कर दिया जब पानी आया तब। अब वो पोर ओपन हो चुका है, एयर अंदर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है, सनलाइट पड़ी रही है, तो उसमें क्या होगा? अब उसका खाना बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब वो पानी, एयर, वो सब यूज होता रहेगा। तो जब तक पानी है उसमें स्वेल है, पानी खत्म होता जाएगा, वापस श्रिंक होता जाएगा। जैसे ही पानी खत्म हुआ गार्ड सेल्स वापस बंद हो गए, श्रिंक हो गया। ठीक है, तो जब उसमें पानी आता है तो गार्ड सेल्स क्या करते हैं? स्वेल्स, causes air to come in। ठीक है, नहीं इसमें एयर का नहीं लिखते हैं, causes stomatal pore to open, ठीक है, मतलब जब गार्ड सेल्स में पानी आया तो गार्ड सेल स्वेल किया, फूला तो स्टोमेटल पोर क्या हो गया? खुल गया। अब हवा अंदर आएगी, फिर वो पानी खर्च हो जाएगा। अब वो पानी क्या हो गया? खर्च हो गया। तो व्हेन वाटर गोज आउट ऑफ द गार्ड सेल्स, जब गार्ड सेल से पानी क्या है? बाहर चला गया, तो अब क्या करेगा? वो श्रिंक कर जाएगा, वापस पिचक गया। causes stomatal pore to close, क्लियर? जब गार्ड सेल्स में पानी आया तो गार्ड सेल स्वेल किए, खुल गया स्टोमेटल पोर। जब गार्ड सेल से पानी गया तो गार्ड सेल श्रिंक किए और पोर क्या हो गया? बंद हो गया। तो इस तरीके से स्टोमेटल पोर जो है वो ओपन और क्लोज होता है। क्लियर है सभी को? एक बार फिर से देख लो, ये स्टोमेटा का डायग्राम है, ये स्टोमेटल पोर है, यहां से एयर अंदर जाएगी, एयर बाहर आएगी। दो गार्ड सेल्स लगे रहते हैं, वो स्टोमेटल पोर को ओपन और क्लोज करने का काम करते हैं। क्लोरोप्लास्ट होता है, खाना यहीं बनेगा। ये एपिडर्मल सेल्स होते हैं। गार्ड सेल्स में कब ये पोर को ओपन करेगा? जब इसमें पानी आ जाएगा, पानी आने से स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा, जिसकी वजह से जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन हो जाता है। और जब पानी बाहर जाएगा तो गार्ड सेल्स वापस श्रिंक कर जाएंगे और स्टोमेटल पोर बंद हो जाएगा, और वहां पर अब वो जो एयर अंदर आ रही थी अब वो नहीं आ पाएगी। गार्ड सेल्स और क्या काम करते हैं? देखो, जब स्टोमेटल पोर खुलता है तो अंदर से वाटर ना इवेपोरेट होने लग जाता है सारा कुछ, जो उसमें धूप पड़ती है उसकी वजह से जो लीव्स के पास वाटर गया था वो सारा वाटर अब इवेपोरेट होने लगेगा धीरे धीरे। तो गार्ड सेल्स क्या करता है? वापस पोर को क्लोज करके उस पानी को इवेपोरेट होने से भी बचाता है। क्लियर? गार्ड सेल्स क्या करता है? जब इवेपोरेशन हो रहा था, मतलब जब वो गार्ड सेल्स ओपन हुए तो सारा वाटर इवेपोरेट होने लग गया, तो गार्ड सेल्स ने क्या किया? अपना वापस उस पोर को बंद कर देता है। तो अब जो वाटर जो इवेपोरेट हो रहा था वो इवेपोरेट होना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से गार्ड सेल्स जो है वो वाटर के लॉस से भी बचा लेता है प्लांट को। क्लियर? गार्ड सेल्स क्या है? वाटर के लॉस को भी बचाता है इसी तरीके से। क्लियर है? तो ये स्टोमेटा का हमने एक रफ चीज जो है, इसका मेन चीज जो है वो समझ लिया, इसका एक डायग्राम देख लिया, और इसी तरीके से जब आएगा आपको तो डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन भी करना है। गार्ड सेल्स कब स्वेल हुए, कब क्लोज हुए, ये सब भी आपको बताना है। क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब स्टोमेटा के बाद हमारे पास आता है, क्योंकि हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को पूरा कर लिया,
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक में डिफरेंस ये है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है अपने खाने के लिए। इसकी डेफिनेशन वगैरह हमने पिछली क्लास में डिफरेंस बिटवीन के साथ कर ली थी। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड करता है अपने खाने के लिए, तो इसके आपके 3 टाइप्स हो सकते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। मैं अगर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करूं तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 3 टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका पैरासिटिक न्यूट्रिशन, एक हो सकता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, और एक होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखो 3 तरीके के हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक और होलोजोइक। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन का मतलब ये वो तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को बिना कोई हार्म पहुंचाए, बिना कोई नुकसान पहुंचाए उनसे अपना खाना लेता रहता है। ठीक है, न्यूट्रिशन in which an organism depends on या takes nutrition from other organism without causing harm, बिना कोई नुकसान पहुंचाए उनसे उनका खाना लेता रहता है। क्लियर? अब इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? जैसे कि लीसिस, कस्क्यूटा, इसको हम हिंदी में अमरबेल भी बोलते हैं। ये सारे जो एग्जाम्पल है ये आपके पैरासिटिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल हैं। क्लियर? पैरासिटिक में क्या होता है? लिसिस, जैसे जू जो होती है वो क्या करती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर है, जानवर पे है, इंसान पे है, किसी भी चीज पे है, तो उनसे उनका क्या करती है, खाना लेती रहती है, उनसे उनका खून चूसती है। पर इससे कभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की या जिस पे वो लिसिस लगे हुए उन पर उनकी डेथ हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। कस्क्यूटा अमरबेल है, दूसरे पेड़ पे चढ़ जाती है, अब उनसे उनका न्यूट्रिशन लेती रहती है, तो उससे वो पेड़ मरता नहीं है, बस उसका न्यूट्रिशन थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना किसी और ऑर्गेनिज्म से ले बिना उनको कोई नुकसान पहुंचाए, ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्लियर है? तो पैरासिटिक के बाद हमारा नेक्स्ट आता है सैप्रोफिटिक। देखो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंड करेगा खाना खाने के लिए, पर वो जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है वो या तो सड़ा हुआ होना चाहिए, मरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, सैप्रोफिटिक में क्या होता है? इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर या डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? एक ऑर्गेनिज्म किसी मरी हुई या सड़ी हुई चीज पर अब से अपना खाना लेता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स। जैसे आप ऐसे मान लो कि ब्रेड है या रोटी है, रोटी को अगर हम छोड़ दें, मतलब मैं मान लो आज सुबह की रोटी है, कल सुबह जाके या परसों सुबह जाके उसको देखूं तो उस पर वाइट कलर की फफूंद सी चढ़ जाती है। शुरू में क्यों नहीं चढ़ती ताजी में? क्योंकि वो रोटी खराब होने के बाद ही उस पर फफूंद लगती है। जब वो रोटी खराब हो चुकी है तो वो फफूंद क्या होते हैं? फंगस होते हैं। वो फंगस क्या करते हैं? उस पर आके उनसे उनका न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। तो कब लेते हैं? जब चीज सड़ जाती है या मर जाती है। इसके एग्जाम्पल में क्या आता है? फंगस, जैसे मशरूम अगर आप जानते होगे तो मशरूम हमेशा सड़ी हुई चीजों पर ही उगता है ज्यादातर। ठीक है, और मरी हुई चीजों पर, जहां पर मर जाता है कोई,
पेड़ या फिर कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है, वहाँ पर मशरूम उग जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें भी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है अपने खाने के लिए, पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को पूरा खाता है। मतलब मान लो जैसे मेरे को आलू खाना है, अब मुझे पता है कि आलू के अंदर स्टार्च है, तो मैं आलू क्यों खा रहा हूं, ताकि वो स्टार्च मुझे मिल सके, कार्बोहाइड्रेट मुझे मिल सके, उस आलू को मैं खा रहा हूं। तो मैं क्या, अगर मैं मेरे को पता है कि मैं उस कार्बोहाइड्रेट के लिए आलू को खा रहा हूं, तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि कार्बोहाइड्रेट को आलू से निकाल लूं, बाहर ही कार्बोहाइड्रेट को आलू से निकाल लूं और फिर कार्बोहाइड्रेट ही खा लूं सीधा। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे उस पूरे आलू को खाना पड़ेगा। उस आलू के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स है वो मेरे मतलब स्टमक में जाके, इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट होंगे, खाना पचेगा, न्यूट्रिएंट्स अलग होंगे, वेस्ट बाहर निकल जाएगा। यही प्रोसेस है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि न्यूट्रिएंट्स को बाहर ही अलग कर लिया और न्यूट्रिएंट्स को खा लिया। तो ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें हमें पूरा ऑर्गेनिज्म को खाना पड़े और फिर वो पेट के अंदर जाके डाइजेस्ट होगा, बाहर नहीं डाइजेस्ट कर सकते। जैसे इसमें तो ये बाहर ही डाइजेस्ट कर देता है, ऑर्गेनिज्म को नहीं खाता, पर इसमें क्या है, हमें अंदर ही उस ऑर्गेनिज्म को लेना पड़ेगा, फिर अंदर जाके डाइजेस्ट होगा, तब जाके वो न्यूट्रिएंट्स हमें मिल पाएंगे। तो इन विच एन organism takes whole food and digest it inside the body, और उसको बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करता है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म पूरा खाना अंदर लेगा और फिर उसके अंदर बॉडी के अंदर वो उस खाने को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। ठीक है, टेक्स होल ऑर्गेनिज्म लिख देते हैं इधर फूड की जगह, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, इसके एग्जाम्पल में हम भी आ सकते हैं क्योंकि हम भी खाना खाते हैं, ह्यूमन बींग्स। प्लांट्स तो नहीं आएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, डॉग, कैट, ये सब चीजें आ जाएंगी इसमें। तो ये होलोजोइक में आ गया। क्लियर है? एक बार फिर से देखो, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स होते हैं, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक और होलोजोइक। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिज्म का टाइप है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा पर उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जैसे कि लीसिस, कस्क्यूटा। ठीक है, सैप्रोफिटिक में क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा, पर वो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो या तो मरा हुआ होना चाहिए, सड़ा हुआ होना चाहिए, तभी उनसे वो न्यूट्रिएंट्स ले सकता है, जिसमें फंगस, मशरूम वगैरह आते हैं। होलोजोइक में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है अपने खाने के लिए, पर उस खाने को पूरा खाता है वो, मतलब पूरा होल लेता है और बॉडी के अंदर ही डाइजेस्ट होते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स सारे। क्लियर है? तो ये हमारे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के तीनों पार्ट्स हो गए। तो आज हमने स्टोमेटा और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के तीनों पार्ट्स कवर कर लिए। तो आज के लिए इतने रखते हैं। पहले इसको आप रिवाइज कर लो, पिछले क्लास का और इस क्लास का दोनों मिक्स को रिवाइज कर लो, फिर हम इसके आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।